यस, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑडिट चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इस चैप्टर में आप तीन चीज देखेंगे, स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो आइए आपको सभी को बता दूं मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन बैंक सीरीज, चैप्टर नंबर 2 पूरा रेगुलर लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पे हमारा फ्री में डाला हुआ है ताकि बच्चे उसे देख पाए और उसके जरिए चैप्टर नंबर 2 सीए इंटर ऑडिट का कर पाए। हमारे पूरे नोट्स से हमने वो लेक्चर को पढ़ाया है, आप डेफिनेटली उस लेक्चर को देखिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज को देखिए तो आपका चैप्टर नंबर 2 एकदम बाय हार्ट लर्न हो जाएगा और आप हमारे नोट्स और हमारी क्वेश्चन बैंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल ड्राइव में लिंक में मिल जाएगी। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज में, 250 रुपए में आपको कलर प्रिंट आउट, कलर नोट्स आपको हमारे मिलेंगे ओनली इन 250 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसका अपने यहाँ पे जेरोक्स निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको हमारा बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक का जो कॉस्टिंग है वो भी अराउंड 200 रुपीज के आसपास जाता है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके एग्जैक्ट रेट्स पूछ सकते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट ऑडिट चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, preliminary engagement activities include certain activities to be performed by an auditor while planning an audit। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है प्रिलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले कुछ एक्टिविटीज ऑडिटर को करनी होती है, उनको कहा जाता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, डिस्कस सच एक्टिविटीज ब्रीफली, बताइए प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, हाउ परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज असिस्ट एन ऑडिटर, और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने से ऑडिटर को क्या मदद होती है। ठीक है, ये मई 2024 के आरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज। सबसे पहला, क्लाइंट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं क्या। ठीक है, क्लाइंट रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। मान लो आप पिछले साल भी इसी क्लाइंट के ऑडिटर थे, पिछले साल आपको बहुत दिक्कत गई, पिछले साल आपको मैनेजमेंट ने एविडेंस इकट्ठा करने में बहुत मुश्किलात पैदा करी, पिछले साल मैनेजमेंट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इंफॉर्मेशन बराबर तरीके से प्रोवाइड नहीं करी, तो आपको इस साल इवेल्युएट करना चाहिए इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को, क्या मैं कंटिन्यू करूं क्लाइंट रिलेशनशिप या इस ऑडिट को छोड़ दूं। तो परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, किस रिगार्डिंग, कि मैं क्लाइंट रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। ये डिटेल टॉपिक था, रेगुलर लेक्चर में कवर किया था, इसी हेडिंग यहाँ पे कवर है। इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, क्या आपकी एंगेजमेंट टीम, क्या आपकी सीए फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पा रही है, इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पा रही है, वो आपको इवेल्युएट करना है। एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश आपको करने के लिए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी कि हमारे टर्म्स क्या रहेंगे। आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे, ठीक है, आपको एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म डालना है, ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म डालना है, ठीक है। परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज assist auditors in identifying and evaluating events या फिर circumstances that may affect auditors ability to plan and perform audit engagement। preliminary engagement activities perform करने से ऑडिटर को ये मदद होती है कि ऑडिटर ऐसे circumstances evaluate कर पाता है कि क्या इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे circumstances होंगे जिसके कारण मैं ऑडिट को सही तरीके से परफॉर्म और प्लान नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 2, मे 24 आरटीडी का एक और क्वेश्चन है। द असिस्टेंट ऑफ सीए के इज असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोला था भैया, एक ऑडिट प्रोग्राम तेको ड्राफ्ट करना है, किस रिलेटिंग, रिलेटिंग टू परचेजेस अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रीज। ठीक है, परचेज को लेके आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। अ पार्टनरशिप फर्म, द सेड फर्म इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर and is engaged in manufacturing of packing boxes from a special type of paper taxable under GST। ठीक है, ये लोग एक स्पेशल पेपर यूज करके पैकिंग बॉक्सेस बनाते हैं और उनको ये लोग सेल करते हैं। हेल्प हिम ड्राफ्टिंग अ सैंपल ऑडिट प्रोग्राम फॉर परचेजेस। आप बताइए वो परचेजेस का ऑडिट प्रोग्राम बनाने में वो क्या क्या इसमें इंक्लूड करेगा। तो सैंपल ऑडिट प्रोग्राम देखो आईसीए ने बना के दिया है। पहला, नेम ऑफ कंसर्न, ऑडिट प्रोग्राम का शुरुआत किया, किसको ऑडिट कर रहे हो, ब्रॉड इंडस्ट्रीज। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर का, प्रिपेयर्ड बाय, किसने ये प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, किसने रिव्यू किया है, किसने अप्रूव किया है। ठीक है, अब देखो ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या आ सकता है।
एग्जाम में परचेस के अलावा अगर किसी भी चीज को लेके पूछा तो आपको इस तरीके से जेनरिक आंसर लिखना होगा। सबसे पहले आप नाम लिखोगे, फाइनेंशियल लिखोगे, किसने ये प्रोग्राम बनाया है, किसने रिव्यू किया है, किसने अप्रूव किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आप क्या करोगे, वाउच फ्यू परचेज इनवॉइसेस ऑफ पेपर फ्रॉम परचेज रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न, है ना। आपकी एंटिटी की जो परचेज रिकॉर्ड्स है, मतलब जो इनवॉइसेस है, ठीक है, आपको इनवॉइसेस को परचेज रिकॉर्ड से चेक करना है कि जब आपने इसका ऑर्डर दिया था तो कितने पेपर्स का ऑर्डर दिया था और इनवॉइस में कितने पेपर्स आपको एक्चुअली आपका इनवॉइस बना है। गुड्स रिसीव्ड नोट देखने हैं आपको कि कितने एक्चुअली परचेजेस के जो पेपर्स है वो कितने हमारे गोडाउन में रिसीव हुए हैं। तो एक्सटेंट ऑफ चेक, बेसिस ऑफ सैंपल एंड किसने किया, राइट। सेकेंड है ट्रेस दिस इनवॉइसेस इनटू अकाउंट बुक्स ऑफ द कंसर्न, ठीक है। आपकी जो एंटिटी है इसके अकाउंट्स में देखिए कि इन इनवॉइसेस की एंट्री कैसे हुई। वेरीफाई फ्यू परचेज इनवॉइसेस ऑफ पेपर ऑन जीएसटी पोर्टल। आपको पता है जीएसटी पोर्टल में हम इनवॉइसेस के जीएसटी नंबर और इनवॉइसेस की डिटेल्स डालते हैं, तो जीएसटी पोर्टल से आपको परचेज इनवॉइस वाउच कर लेने हैं। ट्रेस फ्यू परचेज इनवॉइसेस ऑफ पेपर इन स्टॉक रिकॉर्ड्स टू एंश्योर दैट दिस हैव बीन एडेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आपको देख रहा है कि जो परचेज का इनवॉइस है ये रॉ मटेरियल में इंक्लूड हुआ है, ना कि फिनिश गुड्स में, क्योंकि पेपर लेके तो आप बॉक्स बनाते हो तो ये आपका रॉ मटेरियल। इस तरीके से 4 इन्होंने सैंपल दिए हैं, ये 4 सैंपल आप परचेजेस केस में आपको इंक्लूड करने हैं अपने ऑडिट प्रोग्राम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, सीए एन एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ एलपीएस एंड एसोसिएट्स इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ अ लार्ज कंपनी। एक बड़ी कंपनी का ऑडिट वो प्लान कर रहा है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज being performed in this regards, he wants to ensure that compliance with independence requirement is adhered. Adhered मतलब पूरा हुआ है, compliance पूरा हुआ है, मतलब हम independence requirement को follow कर रहे हैं, कोई हमारा प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। ठीक है, how shall he form a conclusion that audit firm complies with independence requirement? बताइए वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि जो सीए ऑडिट फर्म है वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा 3 एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उसमें सेकंड वाला हमने पढ़ा था एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। तो अब हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे चेक करेंगे। द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ सीएएन shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. In doing so, CAN shall पहला obtain relevant information from the firm। आपकी खुद की फर्म से इंफॉर्मेशन आप पहले प्राप्त कर लो, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस, ताकि आपको ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिले जो इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट कर रहे हैं। ये सर्कमस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्म से इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। जैसे कि मेरा चाचा जो है वो सीएफओ है मेरी इस कंपनी का जिसका मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूँ, है ना। तो ये रिलेशनशिप जो ये थ्रेट क्रिएट कर रही है इंडिपेंडेंस के ऊपर। सेकंड है इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है इसको आपको इवेल्युएट करना है कि कहां कहां पे ब्रीच हो रहा है, कहां कहां पे ये इश्यूज पैदा हो रहे हैं। If any of the firm's independence policies and procedures evaluate information or on identified breaches, if any, on the firm's independent policies and procedures to determine whether they create threat to independence for the audit engagement, है ना। आपको ऐसे केसेस इवेल्युएट करने हैं कि फर्म की जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज है, फर्म की जो पॉलिसीज है एंड प्रोसीजर्स है इंडिपेंडेंस को लेके, है ना, कि हमारा हर एक एंटिटी क्लाइंट, हमारा हर एक क्लाइंट फर्म से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इसको लेके एसक्यूसी 1 बोलता है कि फर्म के खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रहने चाहिए। तो फर्म की जो इंडिपेंडेंस को लेके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या क्या ब्रीच हुए हैं, किन किन एम्प्लॉइज ने उन पॉलिसीज को ब्रीच किया है, वहां पे आपको वो ब्रीचेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिली है वो इन्फॉर्मेशन में देखिए कि कितने कितने आइडेंटिफाइड ब्रीचेस आपको मिले हैं, इफ एनी ऑफ द किस चीज का ब्रीच, फर्म के इंडिपेंडेंट पॉलिसीज का, और ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ कि ये जो ब्रीच हुए हैं क्या ये ब्रीच इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट क्रिएट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो पहला आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है रिलेशनशिप्स देखने के लिए जो इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्रिएट कर रही है।
दूसरा, इस इंफॉर्मेशन से आपको देखना है कि फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के कितने ब्रीच हुए हैं और वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से थ्रेट हो जाते हैं, किस तरीके से दे क्रिएट अ थ्रेट ऑन द इंडिपेंडेंस। थर्ड, अब दो चीज तो हो गई, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है, ताकि इस थ्रेट को हम एलिमिनेट कर पाए या फिर एक्सेप्टेबल लेवल पे उस थ्रेट को हम लोग रिड्यूस कर पाए सेफगार्ड्स लगा के, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम सेफगार्ड लगा के थ्रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली विथड्रॉ कर लीजिए ऑडिट एंगेजमेंट से, अगर विथड्रॉल परमिटेड है लॉ और रेगुलेशन, ठीक है, डन, सिंपल है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा सितंबर 24 आरटीबी का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए, तो आपको सिंपल से लिखना है कि मैं फर्म से इंफॉर्मेशन लूंगा, मैं आइडेंटिफाइड ब्रीच को लेके इंफॉर्मेशन लूंगा और अल्टीमेटली मैं एक एप्रोप्रिएट एक्शन बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द audit of ABC Limited, a medium-sized manufacturing company, the engagement partner is responsible for directing and supervising the work of the engagement team। ठीक है, ABC Limited का ऑडिट चालू था, एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अपने टीम का काम बराबर देखे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द टीम इंक्लूड्स बोथ experienced members and several new trainees, right? Additionally, certain areas of the audit have been identified as high risk। अब आपने देखा कि ऑडिट के कुछ एरियाज, मान लो डेटर, क्रेडिटर, ऐसी कुछ एरियाज आपको मिली जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट काफी ज्यादा है, सच एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। उन्होंने बोला कि ये दो एरिया में हमको लग रहा है रिस्क ज्यादा है ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इन एबीसी लिमिटेड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होने के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन में और इन्वेंटरी वैल्यूएशन में रिस्क ज्यादा है। What factors should the engagement team member consider? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए व्हेन डिटरमाइनिंग, जब वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या होगा डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। एंगेजमेंट टीम के काम का डायरेक्शन करना, सुपरविजन करना, रिव्यू करना, इसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा, ठीक है, कि कौन इसको डायरेक्ट करेगा, कौन कौन से एम्प्लॉय को संभालेगा, कौन कितने एक्सटेंट तक उसको डायरेक्शन देगा, ये सब डिटरमाइन करते वक्त क्या फैक्टर्स एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं कंसीडर करना है, सिंपल, कि एंटिटी की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, ऑडिट की एरिया क्या है, किस सेक्टर में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कितना आपका आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, कौन सा ऑडिट करना है, तो इट्स कॉल्ड एरिया ऑफ ऑडिट। उसके बाद में आपका आरओएमएम का असेसमेंट क्या है, कितना रिस्क आप असेस कर रहे हो, कौन सी एरिया में कर रहे हो, द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, है ना, आपके टीम में जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है। ये चार फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स वर्क क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ATL Private Limited, a leading manufacturer and company, appointed CA Atul as an auditor for the year 23-24. Given the complexity of the company's operations and the need for a systematic approach, he plans to design a detailed audit program to ensure the accuracy of the financial assertions. As a CA student, if you were assisting CA Atul in constructing this audit program, what are the points you will keep in mind? क्वेश्चन सिंपल है ना, बड़ा सारा केस लिखिए कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली वो आखिरी लाइन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त क्या क्या पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे। भारत माता की जय, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, नीचे दिए गए पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला, कि आपको हर बार असाइनमेंट, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके स्कोप और लिमिटेशन में रहना है। ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ऐसा कुछ मत लिखो जो आपके स्कोप पे नहीं है ना। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूँ, हम बोल रहे हो कि हम जाके अनंत अंबानी की शादी का भी देखेंगे कि वो शादी में खर्चा कितना लगा है, क्यों लगा है, फिजूल का खर्चा क्यों नहीं लगा है। अरे भाई वो शादी से तेरा क्या मतलब है, यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट, नंबर 1। नंबर 2, प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहली चीज, लिखित ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए। सेटिंग फोर्थ द प्रोसीजर्स, जिसमें सारे प्रोसीजर्स होना चाहिए दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान। जो ऑडिट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है वो सारे प्रोसीजर ऑडिट प्रोग्राम में होने चाहिए। आपको पता है सबसे बड़ा होता है स्ट्रेटजी, है ना, सॉरी सबसे छोटा होता है स्ट्रेटजी, जिसमें सिर्फ एक आपका एक 5 लाइन का स्ट्रेटजी है कि हमको ये करना है।
उससे थोड़ा बड़ा होता है प्लान, कि अब वो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने प्लान बनाया। और सबसे बड़ा होता है प्रोग्राम, जिसमें सारे डिटेल्ड प्रोसीजर लिखे होते हैं कि किस चीज के लिए आप क्या प्रोसीजर लगाने वाले हो। ठीक है, फिर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सारे प्रोसीजर्स रहेंगे। तो अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हमने, एक तो स्कोप में रहो और प्रोग्राम में सारे प्रोसीजर रहेंगे। थर्ड पढ़ा है डिटरमाइन एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है, एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सब कुछ जो है वो बराबर है, उसके लिए जो भी नेसेसरी एविडेंस आपको लगता है वो आप डिराइव कर लीजिए। तो आपको पहले डिटरमाइन करना है कि कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है, कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है सभी के लिए, और उसके उसमें से जो भी रीजनेबली अवेलेबल है उसमें से बेस्ट एविडेंस आपका कौन सा होगा, ताकि आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल पाए। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। वही स्टेप्स लगाइए, वही प्रोसीजर लगाइए जो जरूरी है इन द गिवन सर्कमस्टेंस। ठीक है, फिजूल के हजारों प्रोसीजर लगा के टाइम वेस्ट मत करिए। अप्लाई ओनली दोस प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन का पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, उतने ही प्रोसीजर आपको लगाने हैं। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स विच सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर असिस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट। है ना, हर एक एरिया के लिए क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, इन्वेंट्री के लिए क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, इन्वेंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर मान लो पेपर की इन्वेंट्री के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, हर ऑडिट एरिया के लिए ऑब्जेक्टिव रखो, ताकि जो आर्टिकल असिस्टेंट्स है या जो भी उस पे काम कर रहे हैं उनके दिमाग में एक प्रॉपर माइंड फ्रेम है। इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया विच सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर असिस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कंट्रोल करने में भी उसकी मदद में होती है। कंसीडर करिए ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ध्यान में रखिए कि क्या क्या एरर हो सकते हैं, ताकि आप हर एक एरर के लिए प्रॉपर प्रोसीजर ऑडिट प्रोग्राम में लिख पाओ। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स, और जो भी प्रोसीजर लगानी है उनको हमें कोऑर्डिनेट करना है। तो इस तरीके से हमने 7 पॉइंट देखे ऑडिट प्रोग्राम के। ठीक है, पहला हमने देखा आपको हर बार स्कोप में रहना है। दूसरा हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम में जो भी प्रोसीजर्स है वो सब प्रोसीजर्स आपको लिखे होने चाहिए, ताकि जो ऑडिट प्लान जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। फिर अब प्रोसीजर आ गया, प्रोसीजर के बाद में कौन आएगा, एविडेंस आएगा। तो कौन सा एविडेंस रीजनेबल अवेलेबल है और उसमें से बेस्ट एविडेंस क्या है। फिर हमने बोला एक पॉइंट था उसमें कि आपका टीम मेंबर्स का, असिस्टेंट को हेल्प करने का। तो हर ऑडिट एरिया के लिए आपका एक ऑडिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि असिस्टेंट को काम करने में मदद हो। ठीक है, और आप उनके काम को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाओ। फिर उसके बाद में हमने प्रोसीजर को एक और पॉइंट पढ़ा कि वही प्रोसीजर परफॉर्म करिए विच आर नेसेसरी फॉर द वेरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, तो प्रोसीजर को लेकर 2 पॉइंट थे, एक तो क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने आपको ऑडिट प्रोग्राम में वो लिखना है, और वही प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है जो नेसेसरी है। एविडेंस को लेके एक पॉइंट था, स्कोप को लेके एक पॉइंट था, असिस्टेंट को लेके एक पॉइंट था, एरर को लेके एक पॉइंट था कि कंसीडर करिए सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, और लास्टली पॉइंट था जो भी आपने प्रोसीजर लगाए हैं उनको आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो 3 पॉइंट प्रोसीजर को लेके भी है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा है जो एविडेंस को लेके है, एक पॉइंट हमारा स्कोप को लेके है, एक पॉइंट हमारा एरर को लेके है, एक पॉइंट हमारा असिस्टेंट को लेके है। क्वेश्चन नंबर 6, एपीआर। अब हम आ गए एग्जाम के अंदर, आरटीपी खत्म। एपीआर एंड एसोसिएट्स अ सीए फर्म आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर्स ऑफ टाइम लिमिटेड एंड बेक्स लिमिटेड। द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर एंटायरली डिफरेंट। दोनों कंपनीज का टोटली काम वॉल्यूम जो है वो अलग है। सीएआर इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ बेक्स लिमिटेड। ठीक है, सीएपी इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ टाइम लिमिटेड। दो अलग अलग कंपनी है और एक ही सीए फर्म दोनों कंपनी के ऑडिटर है। तो एक पार्टनर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है और दूसरा पार्टनर दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है। सीएआर फॉर्मुलेट करता है ऑडिट प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ बेक्स लिमिटेड। अभी सीएआर ने खुद का ऑडिट प्रोग्राम बना लिया। ही सजेस्ट सीएपी टू यूज द सेम ऑडिट प्रोग्राम फॉर टाइम लिमिटेड। अब वो दूसरे पार्टनर को बोल रहा है कि तू जो मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है वही ऑडिट प्रोग्राम तू क्यों नहीं यूज करता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों कर रहा है। बट सीएपी का ओपिनियन है कि ऑडिट प्रोग्राम यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को मेरा ऑडिट प्रोग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि सीएपी का जो व्यू है वो करेक्ट है या नहीं। ऑब्वियसली हमने पढ़ रखा है ये चीज कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम जरूरी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ऑडिट प्रोग्राम हर एक बिजनेस के लिए सूटेबल रहे। तो फॉलोइंग मैटर्स शुड बी कंसीडर जनरली व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमने अभी ऊपर जस्ट पढ़ा कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ये 7 चीजें हमको ध्यान में रखनी है।
इवेल्युएशन ऑफ वन ऑडिट प्रोग्राम, बिजनेसेस वेरी करते हैं, क्या बिजनेसेस वेरी करते हैं नेचर में, साइज में, कंपोजिशन में। वर्क वर्क which is suitable to one business may not be suitable to others, है ना। एक बिजनेस के लिए कोई काम सुटेबल है, जरूरी नहीं कि दूसरे बिजनेस के लिए भी वही काम सुटेबल होगा। efficiency and operation of internal controls and the exact nature of services to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment। हर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अलग अलग होगी, राइट। और आपको क्या सर्विसेज परफॉर्म करनी है वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशन, इस कारण से एक ऑडिट प्रोग्राम हर एक बिजनेस के लिए कंपलसरी लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, बी लिमिटेड इज ए कंपनी। देखो आपने हर बार आप ध्यान में रखना, इस तरीके से आपको कंक्लूड जरूर करना है। आपने आंसर लिख दिया छोड़ के मत, कंक्लूड जरूर करना, ठीक है। अब ये एग्जांपल, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन में इन्होंने दो चीज पूछी थी कि क्या मैटर्स कंसीडर करने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, और एक वन प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर ऑल, ठीक है। दो चीजों के लिए क्वेश्चन। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो सिर्फ वन प्रोग्राम के लिए होता कि क्या एक प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए सुटेबल रहेगा, तो वो आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही मार्क का पूछेंगे, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो, बी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स। दे हैव अपॉइंटेड मेसर्स सी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर ऑडिटर्स। तो ऑडिटर इज एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश कर रहा है उसके टीम मेंबर्स के साथ में, ठीक है। कोई बात नहीं भैया, कर अच्छी बात है। एज द वर्क प्रोग्रेस्ड they came to know that the company has diversified its business and now they are also planning to manufacture wooden furniture। जब वो स्ट्रेटजी बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि कंपनी वुडन फर्नीचर के बिजनेस में भी एंटर करना चाह रही है, कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है। The auditor in his professional judgment considers this to be a significant factor in directing the engagement team's efforts। Give examples of factors that in the auditor's professional judgment are significant इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया क्वेश्चन तो सिर्फ ये आखिरी 3 लाइन में है, तो एग्जाम में भी अननेसेसरी पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ लेना, समझ लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ सर रीजनेबली क्वेश्चन यही है, तो पूरा पढ़ के सेंस भी नहीं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पूछ रहा है आपको, ये बोल रहा है कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स का डायरेक्शन करने के लिए सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। The auditor needs to direct the efforts of engagement team towards matters in his professional judgment are significant। ठीक है, उसको जो लगता है कि जो मैटर्स सिग्निफिकेंट है उन मैटर्स पे वो चाहेगा कि एंगेजमेंट टीम का एफर्ट वहां पे डायरेक्ट हो, है ना। वो अननेसेसरी अनयूजफुल चीजों का टाइम वेस्ट करते ना रहे, उनको सही चीज जहां पे उनका ज्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व है, जो मैटर सिग्निफिकेंट है ऑडिट के लिए, वहां पे मैं मेरे टीम का जो एफर्ट है वहां पे डायरेक्ट करूँ, ठीक है। Preliminary identification of material classes of transactions, account balances and disclosure help auditor in establishing overall audit strategy। ठीक है, आप क्या करते हो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के पहले क्या करते हो, देखते हो कि कौन से मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, मतलब पीएनएल में बड़े बड़े आइटम्स कौन से हैं, बैलेंस शीट में बड़े बड़े आइटम्स कौन से हैं, ताकि वहीं पे हम हमारा एफर्ट्स डायरेक्ट कर पाए। मोर एनर्जी इज नीडेड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम्स। आपके टीम की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डिवोट होनी चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑफ द ऑडिट में, जहां पे सिग्निफिकेंट इश्यूज हो सकते हैं वहां पे। फ्यू एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए कि कौन से ऐसे मैटर्स सिग्निफिकेंट रहेंगे जहां पे एंगेजमेंट टीम का एफर्ट डायरेक्ट होगा। और वही आप क्वेश्चन में पूछा था कि गिव एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। तो पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच मे डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो पहला क्या फैक्टर है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है। अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा है तो आप उसकी चेकिंग कर पाओगे क्या, नहीं। अगर मान लो 1 लाख डेटर्स है कंपनी की, इतने रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी है, 1 लाख से क्या 10 लाख डेटर होंगे, क्या आप 10 लाख डेटर चेक कर पाओगे, नहीं। तो उसके बदले क्या करो, डेटर के ऊपर लगे हुए इंटरनल कंट्रोल को डीप में चेक करो। अगर वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेटर में कोई मटेरियल मिसट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत कम है। इसके लिए वो बोल रहा है पहला फैक्टर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, जिससे डिटरमाइन किया जा सकता है कि क्या ये ज्यादा एफिशिएंट होगा ऑडिटर के लिए कि वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाय करे रादर देन गोइंग इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल्स।
सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, है ना। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री रेगुलेशन में कुछ चेंज हुआ या न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जगह पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया, इंड एस आ गया, है ना। तो इंडस्ट्री चेंजेस क्या हुए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स क्या हुए, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जहां पे अपनी टीम की एनर्जी डिवोट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। और अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट, कितना सिंपल आंसर है, राइट। तो तीन तो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए और पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी May 24 एग्जाम का क्वेश्चन, मतलब May 24 में दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आए हैं। CAE इज द ऑडिटर ऑफ LM लिमिटेड, CAE किसका ऑडिटर है, LM लिमिटेड का ऑडिटर है। बिफोर कमेंसिंग विद करंट ईयर्स ऑडिट, ठीक है, करंट ईयर के ऑडिट को चालू करने के पहले ही इनिशिएटेड प्लानिंग फॉर द ऑडिट, वो ऑडिट का प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर सर्टेन मैटर्स प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ROMM। प्लानिंग में कुछ मैटर्स हम कंसीडर करते हैं, ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले कुछ मैटर्स हम प्लानिंग के स्टेज पे कंसीडर करते हैं। बताइए ये मैटर्स क्या है। अभी तक आपने ROMM निकाला नहीं है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना रिस्क है, उसके पहले प्लानिंग में आप कुछ चीजें कंसीडर करते हो, वो मैटर्स हमको बताना है। पहला, such matters as the analytical procedure to be applied as RAP, क्योंकि RAP लगेगा तभी हमें ROMM मिलेगा। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में ये मैंने बताया है, राइट। तो RAP लगाने के पहले, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने के पहले प्लानिंग होता है। तो ये प्लानिंग में हम कुछ मैटर्स कंसीडर करते हैं और फिर ही हम RAP और ROMM की तरफ बढ़ते हैं। वो मैटर्स है, पहला है कि RAP करते वक्त मैं क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूँ, मैं क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूँ। The analytical procedure to be applied as RAP. Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and entity उस framework से कैसे comply कर रही है। एक general understanding आप obtain कर लीजिए कि क्या legal framework entity को applicable है, क्या legal framework entity को applicable है और entity उस framework से कैसे comply कर रही है, ठीक है। Materiality determine कर लीजिए कि मटेरियलिटी कितनी होगी, मतलब 1 लाख तक के मिसस्टेटमेंट को मैं मटेरियल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, कितना लॉजिकल है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले ही तो मटेरियलिटी सेट करेंगे ना। अगर मटेरियलिटी सेट करा ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है। इसी के लिए ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले हमें मटेरियलिटी डिटरमाइन करना है। उसके बाद में हमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट रखना है क्या, ऐसी कोई एरियाज है जहाँ पे हमें एक्सपर्ट्स का हेल्प चाहिए। और लास्ट है कि अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमें कौन से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो दो तो प्रोसीजर से लेके पॉइंट है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज RAP एंड अदर प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद में मटेरियलिटी हम लोग डिटरमाइन करेंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे एंटिटी जिसमें ऑपरेट कर रहा है, और उसके बाद में एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए क्या, हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स इज एक्सप्लेनिंग टू हिज ऑडिट टीम undergoing practical training the interrelationship between audit strategy and audit plan। वो अपने टीम मेंबर को सिखा रहा है कि ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी में आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। डिस्कस द पॉइंट्स व्हिच द एंगेजमेंट पार्टनर विल एक्सप्लेन टू हिज टीम। बताइए इस रिगार्ड्स में वो अपनी टीम को क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच। ऑडिट स्ट्रेटजी एक ओवरऑल अप्रोच सेट करता है, whereas audit plan addresses the various matters identified in the overall audit strategy। overall audit strategy में जो भी various matters identify हुए हैं उन matters को audit plan address करता है। तो audit strategy एक overall approach set करता है, audit plan audit strategy के अंदर जो various matters identify हुए हैं उनको वो address करता है। audit strategy determines scope, timing and direction of audit। audit का scope क्या होगा, timing क्या होगा, कब हम करेंगे audit और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सेट करता है ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान डिस्क्राइब्स हाउ द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, कैसे हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड्स द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ऑडिट प्लान में लिखा होता है कि क्या प्रोसीजर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स परफॉर्म करेंगे, इसी के लिए ऑडिट प्लान जो है वो ज्यादा डिटेल होता है रादर देन ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। Once the overall audit strategy has been established, एक बार overall audit strategy establish हो गई है, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy,
taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the auditor's resources. Auditors की resources को का efficient use करके हम कैसे audit objective को achieve करेंगे, इसके लिए हम audit plan बनाते हैं और audit plan में हम various matters जो strategy में identify हुए हैं उनको address करते हैं. The establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process. ठीक है, वो बोलता है कि ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान ये हम लोग अलग अलग कभी नहीं बनाते, ये डिस्क्रीट नहीं है. ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है. ठीक है, बट ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं. सिंस चेंजेस इन वन मे रिजल्ट इन चेंजेस टू अदर्स, है ना. किसी एक में अगर हम चेंज कर रहे हैं, मान लो हम स्ट्रेटजी में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो कंसिक्वेंटली हमें ऑडिट प्लान में भी चेंज करना होगा, क्योंकि ऑडिट प्लान कहाँ से बन रहा है, स्ट्रेटजी में जो वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाई हुए उनको एड्रेस करने के लिए ऑडिट प्लान बन रहा है. और ऑडिट प्लान में फिर बहुत सारे प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं जो हमें ऑडिट के दौरान परफॉर्म करने हैं. इस तरीके से ये सिंपल से 4 डिफरेंशिएशन है ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी के. क्वेश्चन नंबर 10. अब देखिए, मैं ना आपको बता दूं एग्जाम में कैसे इसको पढ़ना है. सितंबर 24 के एग्जाम का क्वेश्चन था. मैं पहले 3 लाइन पढ़ूंगा. डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी will assist the auditor in managing deployment of his human resources for various audit areas. ये आपका क्वेश्चन है ना. आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आर्टिकल्स, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको अलग अलग एरियाज में आप जब डिप्लॉय करोगे तो क्या क्या आपको ऑडिट स्ट्रेटजी का प्रोसेस आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट. तो हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी विल असिस्ट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का जो प्रोसेस है एस्टेब्लिशमेंट का, वो ऑडिटर को कैसे असिस्ट करेगा कि वो अपने टीम मेंबर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो एफिशिएंटली अलग अलग एरियाज में कर सके. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे नीचे है, सेम टू सेम लाइन है और वो मैटर्स अब इन्होंने ये बताया है. द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स आरएपी सच मैटर्स एज द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, है ना, कि क्या रिसोर्सेज आपको अलग अलग एरियाज के लिए डिप्लॉय करनी है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कितनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है. पहले तो कौन सी एरियाज में आपको रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है ना. द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, है ना, कि डेप्रिसिएशन के लिए किसको रखना है, इन्वेंटरी के लिए किसको रखना है, राइट. द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड. ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी, कितना क्वांटिटी, कितने लोग चाहिए, राइट. When these resources are to be deployed, कब डिप्लॉय करना है, ऑडिट के शुरुआत में, बीच में, अंत में. एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, ये सब ऑडिट स्ट्रेटजी में हम लोग डिटरमाइन करते हैं. ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस है उसमें ये सब चीज अपने को पता चलती है. द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट, अब इसके एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas, है ना, क्योंकि आप क्या चाहोगे, जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां में एक्सपीरियंस लोगों को लगाओ और जहां पे रिस्क कम है वहां में इनएक्सपीरियंस लोगों को लगाओ. ठीक है, फिर आता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, उसमें लिखा है such as the number of team members to be assigned to observe the inventory count. ठीक है, इन्वेंट्री काउंट के लिए कितने लोग असाइन करने हैं. ठीक है, ग्रुप ऑडिट के वर्क जो अदर ऑडिटर्स है जिन्होंने ग्रुप ऑडिट का ऑडिट ग्रुप एंटिटीज का ऑडिट किया है, उनके काम को चेक करने के लिए कितने हमको रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं. ठीक है, कब डिप्लॉय करने हैं, सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट द की कट ऑफ डेट्स, है ना, क्या हम कट ऑफ डेट पे इसको रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर दे या फिर ऑडिट के बीच में डिप्लॉय करें. और इनको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे किया जाएगा, सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड. टीम की ब्रीफिंग मीटिंग मतलब सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना, टीम की ब्रीफिंग मीटिंग्स कब हेल्ड होगी. ठीक है, और कैसे एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा, कैसे एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू टेक प्लेस होगा. ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए कैसे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का प्रोसेस हेल्प करता है ऑडिटर को टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज इन वेरियस ऑडिट एरियाज. तो आप बोलोगे कि 4 मैटर्स हम कंसीडर करते हैं in during the process of establishment of overall audit strategy in case of deployment of resources. पहला, कौन से एरियाज में डिप्लॉय करना है, ठीक है, कब करना है, और उसके बाद में कितने क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके बाद में रिसोर्सेज का मैनेज, हाउ द वर्क ऑफ द रिसोर्सेज विल बी मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 सितंबर 24 एग्जाम का देखना. ये क्वेश्चन भी सितंबर, मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे थे.
हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मेसर्स पीपी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स have been auditing the books of accounts of Kali Limited for past 3 years. पिछले 3 साल से इनका बुक वो लोग ऑडिट कर रहे हैं. The company has recently made some major changes in its business policies. कंपनी ने अपने बिजनेस पॉलिसीज में रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस करे हैं. While planning to start the audit for the 4th year, अब चौथे साल के लिए जब हम ऑडिट चालू कर रहे हैं, the audit manager of the firm, as per the routine practice, handed over the previous auditor's program to previous year's audit program as it is to the audit team with instructions to adhere unfailingly to the said audit program. अब जब हम चौथे साल का ऑडिट चालू कर रहे हैं तो एंगेजमेंट पार्टनर ने पता है क्या किया, उसने बोला है कि जो पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम है इसी को यूज करना है 4th ईयर के ऑडिट के लिए भी. हालांकि आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि 4th ईयर में उन्होंने अपने बिजनेस पॉलिसीज में चेंज किया है. तो इवेल्युएट द डिसीजन ऑफ द ऑडिट मैनेजर. ऑडिट मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है वो आप इवेल्युएट करना है, ठीक है. तो हम बोलेंगे रिव्यू ऑफ, ये क्वेश्चन जो पूछा है ये रिव्यू को लेके पूछा है. देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू, इसको अंडरलाइन करना है. पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का. क्यों होना चाहिए? टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शंस, कि वो जो ऑडिट प्रोग्राम है क्या वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, ये असेस करने के लिए आपको पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम का करना चाहिए. Unless this is done, अगर periodic review नहीं हुआ तो क्या होगा? Any change in the business policy of the client may not be adequately known. आपको पता ही नहीं होगा कि क्लाइंट की बिजनेस पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुआ है, एंड कंसिक्वेंटली आप ऑडिट वर्क जो परफॉर्म करोगे वो एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम के ऊपर परफॉर्म करोगे. जो प्रोग्राम अब रेलेवेंट ही नहीं है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है, उसके ऊपर ही आप ऑडिट का वर्क परफॉर्म करोगे, उसके हिसाब से ही आप ऑडिट का वर्क परफॉर्म करोगे. और इस नेग्लिजेंस के लिए the whole audit may be held as negligently conducted. और इसके लिए ये कहा जा सकता है कि पूरा की पूरा ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट हुआ है और ऑडिट को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है. द यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन. ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी तभी रिटेन हो पाती है, आप उसकी जो उसकी कीमत है वो तभी आप रिटेन कर पाओगे जब एनहांस्ड ओनली बाय कीपिंग प्रोग्राम as also the client's operation and internal control under periodic review. तभी आप उसकी आप उसकी यूटिलिटी को रिटेन कर पाओगे जब आप ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिक रिव्यू में रख रहे हो, क्लाइंट के ऑपरेशन को पीरियोडिक रिव्यू में रख रहे हो, ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम not only lists the tasks to be carried out but also contain a few relevant instructions like the extent of checking, the sampling plan, etc. बोले ऑडिट प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं लिखा होता है कि क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, बट कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, जैसे कितने एक्सटेंट तक आपको चेकिंग करनी है, आपका सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, एटसेट्रा. सो लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है. जब तक प्रिंसिपल ऑफिशियली प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, जब तक प्रिंसिपल ऑफिशियली प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, हर एक असिस्टेंट जो जॉब पे है उसको वो प्रोग्राम को उस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है. मैनी पर्संस बिलीव that this brings rigidity element in the, और बहुत लोग क्या मानते हैं कि क्योंकि हमको वही फॉलो करना है जो प्रोग्राम में लिखा है, ठीक है, जो मैनेजर ने बोला है, तो ये बहुत रिजिड अप्रोच है, हम हमारा दिमाग नहीं लगा पा रहे, ठीक है. दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड पीरियोडिक रिव्यू इज अंडरटेकन टू कीप द प्रोग्राम एज टू अप टू डेट. लेकिन ये बात सही नहीं है कि ऑडिट प्रोग्राम रिजिड है, लेकिन तब जब आप पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम का कर रहे हो, ठीक है. इन द गिवन सिचुएशन मेजर्स पीएनसी हो गया, और फिर ये कंक्लूजन उन्होंने कर दिया कि उसका जो व्यू है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, एपी एंड कंपनी, ये जनवरी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है. एपी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है. अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन, ये कंपनी की पूरी कथा कहानी है, यहाँ तक हो गया. इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस hefty fine may be imposed on the company, ठीक है. CAP is the engager partner from the audit firm of the auditors of heavy industry limited. यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है. ड्यूरिंग प्लानिंग करते वक्त CAP ने प्लान किया है that he would inquire from the in-house IT head of the company. जो भी कंपनी का IT head है उससे CAP इंक्वायर करेगा. क्या इंक्वायर करेगा? About the maintenance of digital database to identify and assess risk of non-compliance with regulatory guidelines, ठीक है. आपको आईटी हेड से बात करनी है कि वो डिजिटल कंप्लायंस का मेंटेनेंस कैसे कर रहा है, ताकि आप एज एन ऑडिटर ये जान पाओ
कि क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है आईटी को मेंटेन करने का, डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन करने का, क्या उससे नॉन कंप्लायंस हो रहा है, क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्या कुछ ऐसी चीजें जो ये फॉलो नहीं कर रहा है। In the light of above explain whether CAP is required to consider about the maintenance of digital database while framing audit strategy. Audit strategy बनाते वक्त क्या आपको डिजिटल डेटाबेस के बारे में कंसीडर करना चाहिए, whether the procedure planned by CAP are in line with SA 300. जो प्रोसीजर CAP ने प्लान किया है क्या वो SA 300 के हिसाब से है या नहीं है। अब देखिए, as per SA 300 planning and audit of financial the auditor should establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the overall audit. आप सबसे पहला चीज ऐसे 300 क्या बोलता है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आपका पूरे ऑडिट का एक स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट हो जाए एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, और जिसके थ्रू हम ऑडिट प्लान को बना पाए। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स आरएपी की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट ऑडिट। और ऑडिट स्ट्रेटजी का जो प्रोसेस है वो अपने को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कौन से की रिसोर्सेज हमें ऑडिट में डिप्लॉय करने हैं। इसका क्वेश्चन हमने सेपरेटली ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ऑडिटर शैल टेक फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त नीचे दिए गए फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। पहला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। और ऐसे फैक्टर्स कंसीडर करो जो ऑडिटर के जजमेंट में सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में। ये भी क्वेश्चन हमने सेपरेटली ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है जिसको ध्यान में रख के हम लोग ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, ठीक है। इन द गिवन सिचुएशन रेगुलेटरी गाइडलाइन रिक्वायर्स हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी टू मेंटेन अ डिजिटल डेटाबेस। क्वेश्चन में लिखा था कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को एक डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना है, ठीक है। फर्दर हेफ्टी फाइन्स, बहुत फाइन्स इंपोज होगी कंपनी के ऊपर अगर डिजिटल डेटाबेस इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो, ठीक है। देयरफॉर ये बहुत एसेंशियल है ऑडिटर के लिए कि वो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त इवैल्यूएट करे कि कंपनी ने एक डिजिटल डेटाबेस मेंटेन किया है या नहीं किया है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है या नहीं किया। तो अभी तक का आंसर कैसा दिया, सिंपल है। ऐसे 300 में बोला है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, ताकि एक ऑडिट को स्कोप मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए और उससे हम लोग ऑडिट प्लान डेवलप कर पाए। ऑडिट स्ट्रेटजी हमको एक और चीज में हेल्प करती है कि कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है उसमें हेल्प करती है। उसके बाद में ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त हम दो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, एक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंगेजमेंट का और दूसरा कौन से मैटर सिग्निफिकेंस है जहां पे हमें एंगेजमेंट टीम का एफर्ट डायरेक्ट करना है। अब हमने बोला है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना बहुत जरूरी चीज है क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये बोलता है। थस इन व्यू ऑफ द अबव ये कंक्लूड करा जा सकता है कि ऑडिटर को सीएपी को अपने असेसमेंट में डिजिटल डेटाबेस मेंटेनेंस को इंक्लूड जरूर करना चाहिए। सेकंड, as per SA 300 planning and audit of financial statement planning includes the need to consider prior to the auditor's identification of RONM such matters as obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with the framework action। ऐसे 300 में लिखा है कि प्लानिंग करते वक्त आरएपी लगाने के पहले मतलब आरओएमएम आइडेंटिफाई करने के पहले आपको ये देखना है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी चाहिए कि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है जो कंपनी को लागू है, ठीक है, और कंपनी उस फ्रेमवर्क से कैसे कंप्लाई कर रही है, ये भी हमने ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ा है। इसी के लिए ऐसे 300 के लिए भी जरूरी है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी हो कि कंपनी को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या लागू होता है और कंपनी ने उस फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया है या नहीं किया, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जेड लिमिटेड एंगेज्ड एबीसीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जेड लिमिटेड ने एबीसीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एंगेज किया है, क्यों? स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, कि वो कंपनी का ऑडिट कंडक्ट करे। द ऑडिट टीम डेवलप्ड एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान टू एड्रेस द रिस्क। और ऑडिट टीम ने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया। ऑब्वियसली जो ये प्लानिंग स्टेज पे क्या होता है, पहले स्ट्रेटजी बनाना है, फिर प्लान बनाना है, फिर प्रोग्राम बनाना है, करेक्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकर्ड इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब क्या हुआ, एक्चुअली जब ऑडिट चालू हुआ तो ऑडिट के दौरान हमें जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए तो हमें एविडेंस मिले कि देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड चेंजेस इन द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड एक्विजिशन बाय जेड लिमिटेड।
ठीक है, जेड लिमिटेड ने एक अनएक्सपेक्टेड एक्विजिशन कर लिया किसी और कंपनी का, तो अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसीजर में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर जेड लिमिटेड शुड रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस, बट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फेल टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, किसने? सीए ने। एज अ सीनियर ऑडिटर ऑफ द फर्म, briefly outline what should be included in the documentation of audit strategy, audit plan, and how should the audit documentation address significant changes जो ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान हुए हैं। जनवरी 25 एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में भी ये बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ओके, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। क्या डॉक्यूमेंट करना है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट करना है और ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजंस कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी नथिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपल है, एक रिकॉर्ड है कि क्या क्या की डिसीजन, ठीक है, क्या क्या की डिसीजन नेसेसरी थे, क्या क्या की डिसीजन नेसेसरी थे ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करने में एंड कम्युनिकेट करने में सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। इसका जो इन सब चीज का रिकॉर्ड को कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंटेशन। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट। ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करने के लिए क्या की डिसीजन आपको जरूरी लगे एंड जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे वो कम्युनिकेट करना एंगेजमेंट टीम को। द ऑडिट प्लान, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड एनटीई ऑफ आरएपी एंड एफएपी। मैंने पहले ही बोला था आपको हमारे सारे लेक्चर्स में, पहले आरएपी होता है मतलब रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर होता है, एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगता है जिसमें हम प्रॉपर डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्लान क्या होगा कि क्या प्लान थे, ठीक है, क्या प्लान हमारा बना है कि आरएपी और एफएपी का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहेगा असर्शन लेवल पे इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। क्योंकि आरएपी लगाने के बाद में हमें आरओएमएम मिल जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स करने के लिए हम प्रोसीजर लगाते हैं, राइट, ठीक है। ये सब आपको डिटेल में हमारे लेक्चर में मिलेंगे, ये एक रिविजन सीरीज है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स that can be reviewed and approved prior to their performance। ऑडिट प्रोसीजर का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्लान होता है। तो ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स एंड ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट टेलर्ड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट इन सर्कमस्टेंसेस। ऑडिटर चाहे तो एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम या स्टैंडर्ड ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट यूज कर सकता है, ठीक है, फॉर एवरी ऑडिट। सिंपल है। तो ऑडिट प्लान में क्या डॉक्यूमेंट होता है? नटशेल में बात करेंगे तो प्रोसीजर्स, आरएपी, एफएपी, इनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। और ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या होता है? जो भी की डिसीजन हमने किए हैं फॉर प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है, और जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हमें कम्युनिकेट करना है एंगेजमेंट टीम को। अब देखिए, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज अगर हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट में ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, किसको चेंज हुआ है? ऑडिट स्ट्रेटजी में और ऑडिट प्लान में। तो ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ऑडिट स्ट्रेटजी में और ऑडिट प्लान में एंड द रीजंस फॉर सच चेंज, ठीक है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना है। अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड रिजल्टिंग चेंजेस टू द प्लान्ड एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, एक्सप्लेन्स व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट। अगर आपने जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं प्लान में, स्ट्रेटजी में, एंड अकॉर्डिंगली जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं ऑडिट प्रोसीजर्स में, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में, तो ये सब आप जब डॉक्यूमेंट करोगे तो इससे मदद ये मिलती है कि पता चलता है कि ये सिग्निफिकेंट चेंज क्यों हुआ है, ठीक है, और फाइनली कौन सी ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को आप अडॉप्ट कर रहे हो फॉर दिस ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। इसी के लिए जो भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है स्ट्रेटजी में और प्लान में वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी इस डॉक्यूमेंटेशन हमको दिखता है कि क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑडिटर ने किया है, ठीक है, डन। अब ICAI मॉडल टेस्ट नंबर 1, एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सेवरल वेज, एक्सप्लेन। ये एक स्टेटमेंट है
कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो उसके बहुत बेनिफिट्स है। इस ट्रीटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एडिक्वेट प्लानिंग क्या बोल रहा है वो? एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेवरल वेज। पहला, क्या बेनिफिट्स है प्लानिंग के? देखो, पहला, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। कि ऑडिटर की मदद करता है प्लानिंग कि जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां पे ऑडिटर का अटेंशन डिवोट हो। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई, रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई करने में और रिजॉल्व करने में प्लानिंग हेल्प करती है। तो पहला क्या है कि इंपॉर्टेंट एरियाज, तो यहाँ पे आपको ना जो क्रक्स वर्ड है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करने चाहिए। एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, तो यहाँ पे सिंपल है, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, ये की सेंटेंस है। उसके बाद में आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। काय में हेल्प करता है कि ऑडिट एंगेजमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाए, सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, प्रॉपर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए भी हमको प्लानिंग असिस्ट करता है। कि रिलायंस की अगर हम ऑडिट पे जा रहे हैं तो हमें होनहार बच्चे चाहिए, होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। और अगर कोई सिंपल सा ऑडिट है, मान लो स्मॉल फर्म का ऑडिट है, तो वहां पे एक रीजनेबल अमाउंट का 1 या 2 बच्चे गए तो भी चलता है। तो प्लानिंग से हमें हेल्प होता है कि सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद एप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू रिस्पॉन्ड टू द एंटिसिपेटेड रिस्क। जो भी उस ऑडिट एंगेजमेंट में हमारा एंटिसिपेटेड रिस्क है उसको रिस्पॉन्स करने में हमारे लिए अच्छा होगा कि हम प्रॉपर स्किल सेट के लोग को ले जाए। एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम, और उन्हें प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क हो पाएगा, उन्हें सही वर्क हम अलोकेट कर पाएंगे। फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का प्रॉपर डायरेक्शन और सुपरविजन को फैसिलिटेट करने में भी प्लानिंग हमें हेल्प करता है। एंड असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। कंपोनेंट्स मतलब हमारी कंपनी के सब्सिडरीज और एसोसिएट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के जो ऑडिटर है और जो हमारे ऑडिटर्स एक्सपर्ट है, इनके वर्क को और हमारे वर्क को कोऑर्डिनेट करने में भी प्लानिंग हमें हेल्प करती है। तो प्लानिंग का बेनिफिट्स कहाँ पे? एक तो इंपॉर्टेंट एरियाज में हमारा अटेंशन डिवोट होगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर पाएंगे, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम बराबर होगा, ठीक है, ताकि प्रॉपर स्किल सेट के लिए हम लोग ले जाए और जो एंटिसिपेटेड रिस्क है उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर पाए। उसके बाद में जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, इस एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन वाला पॉइंट एक था। एक और पॉइंट था कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का जो भी काम है उसको प्रॉपर्ली सुपरविजन करने में हमारे लिए प्लानिंग से हेल्प होगा, एंड उनके काम के रिव्यू करने में हमारे प्लानिंग से वर्क होगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन का पॉइंट था कि ऑडिटर का एक्सपर्ट और कंपोनेंट के ऑडिटर, इनके काम का कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प होता है प्लानिंग से, ठीक है। उसके बाद में एक था कि जो आपका ऑडिट एंगेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करता है प्लानिंग, ठीक है, ताकि आपका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट हो पाए। डन। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स इन दिस रिगार्ड्स। ऑडिटर को एक ऐसा ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए जिसमें ऑडिट प्रोसीजर्स का डिस्क्रिप्शन है। ऑडिट प्रोसीजर्स का डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हो, इसमें इस रिगार्ड से बताइए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे 300 क्या बोलता है कि ऑडिटर को एक ऐसा ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए जिसमें डिस्क्रिप्शन हो नीचे दिए गए चीजों के। पहला डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड आरएपी क्या है आपके, क्योंकि सबसे पहले तो आरएपी आता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फिर सेकंड है नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। करेक्ट है ना। तो दो तो प्रोसीजर हो गए आपके, एक आरएपी और एक एफएपी, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। और तीसरा अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, इनके अलावा कोई अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करने चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है टू बी कैरिड आउट सो दैट द एंगेजमेंट कंप्लाइज विद एसएस। कि आपका ऑडिट एंगेजमेंट एसएस के कंप्लायंट में रहना चाहिए, एसएस के हिसाब से रहना चाहिए। उसके लिए आपको जो दूसरे प्लान ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, वो क्या बोलता है कि प्लानिंग में इंक्लूड होता है कि क्या प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे, मतलब एफएबी क्या परफॉर्म करने हैं वो भी हम प्लानिंग में कंसीडर करते हैं, प्लानिंग में डॉक्यूमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर
prior to the auditor's identification and assessment of ROMM certain matters, discuss those matters. अब आपको क्वेश्चन तो यही पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले कुछ मैटर्स, ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले कुछ मैटर्स जो है उनको डिस्कस करना पड़ता है, उनको कंसीडर करना पड़ता है ऑडिटर को, ठीक है। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर सर्टन मैटर्स। क्या बोलता है? नीड टू कंसीडर सर्टन मैटर्स, ठीक है। कब? प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ROMM। ऑडिटर जब ROMM आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, उसके पहले कुछ मैटर्स ऑडिटर को प्लानिंग स्टेज पे कंसीडर करने चाहिए। वो मैटर्स क्या है? आंसर देखते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या लगाएंगे आरएबी के तौर पे। व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर आर टू बी अप्लाइड? जनरल अंडरस्टैंडिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आपको ऑब्टेन करनी है। ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंटिटी को क्या एप्लीकेबल है और एंटिटी कैसे उस फ्रेमवर्क से कंप्लाई कर रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये हमने क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ा था, है ना। तो 2 बार हमने क्वेश्चन का रिपीटेशन देख लिया। आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली आपको ध्यान रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ROMM आइडेंटिफाई और असेस करने के पहले क्या-क्या मैटर्स ध्यान में रखने हैं। तो लॉजिक ये लगाना कि आप किसी भी एंटिटी का रिस्क कब पता कर पाओगे? जब आपको उस एंटिटी के बारे में पता होगा। तो आपको पता होगा कि उसका लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। आपको मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। मैंने ऊपर बताया था आपको बिना मटेरियलिटी सेट करे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है। आपको एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्या? दूसरे अदर आरएपी आपको क्या लगाने हैं और क्या आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है एज आरएपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, the ascertaining of reporting objectives of engagement helps the auditor to plan timing of different audit procedures and also the nature of communications. Give 3 instances to explain. क्या बोलता है वो कि आपको रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो ऑडिट कर रहे हो उसका रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको मदद होती है कि आप प्रोसीजर्स और नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस को प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाओ, ठीक है। तो अब एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप कैसे असर्टन करोगे? द असर्टनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, इसको बॉक्स कर लीजिए यहाँ पे, हेल्प्स द ऑडिटर टू प्लान द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस। सम ऑफ द इंस्टेंसेस आर गिवन अंडर। कुछ इंस्टेंसेस इन्होंने नीचे दिए गए। पहला कि एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, है ना। क्या टाइम टेबल है? हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रिपोर्टिंग करनी है या 1 जैन से 31 दिसंबर तक की रिपोर्टिंग करनी है? टाइम टेबल क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क विथ मैनेजमेंट, है ना। आप मैनेजमेंट से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो और देखो, उनसे एक बार क्लैरिटी ले लो कि क्या ऑडिट वर्क आपको परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट से डिस्कशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैनेजमेंट से डिस्कस करना ये जानने के लिए कि कौन से टाइप की रिपोर्ट इशू करनी है ना। किस तरीके की रिपोर्ट आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट, है ना। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी मैनेजमेंट आपसे काफी दूसरी रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट करता है। मान लो इंटरनल कंट्रोल कैसे हमारे काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप हमें रिपोर्ट दे दो। हमारे कंपोनेंट के ऑडिटर कैसे काम कर रहे हैं उस पर आप हमें रिपोर्ट दे दो। तो इस तरीके से तरह तरह की रिपोर्ट ऑडिटर से मैनेजमेंट मांगता है। तो उससे एक डिस्कशन कर लो कि किस टाइप की रिपोर्ट उसको चाहिए, इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट। डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, कि हमसे वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ऑडिट वर्क को लेके हम थ्रू आउट द ऑडिट कब कब उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में आपस में कब कब कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। जो काम उन्होंने किया है वो कब परफॉर्म होगा, कब उसको रिव्यू करा जाएगा, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब करने से आपको हेल्प होता है प्रॉपर प्लानिंग करने में ऑडिट प्रोसीजर के, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि असर्टमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे असर्टन करोगे ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे असर्टन करेंगे, एंटिटी का टाइम टेबल रिपोर्टिंग के लिए क्या है, किस टाइप की रिपोर्ट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ऑडिट वर्क को लेकर उनसे एक मीटिंग कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग रिगार्डिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड। उसके अलावा एंगेजमेंट टीम मेंबर आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनके काम का रिव्यू कब होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, Sanjana is of the view that there exist some disadvantages in the use of audit programs.
but most of this can be removed by following some concrete steps. Do you agree with her perspective? संजना बोल रही है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अगर आपने कुछ स्टेप्स लिए तो वो डिसएडवांटेजेस भी कम हो सकते हैं। क्या आप एग्री करते हो संजना की बात से? देखते हैं। द व्यू ऑफ संजना इज अप्रोप्रिएट, हम एग्री करते हैं। कैसे? पहले देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है ऑडिट प्रोग्राम के। द वर्क मे बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम may be carried out without any understanding of the object of such parts in the whole audit scheme. एक डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का ये है कि काम मैकेनिकल हो जाता है, ठीक है, और ऑडिट जो परफॉर्म होता है, कुछ कुछ पार्ट्स ऑडिट के ऐसे परफॉर्म हो जाते हैं जिसपे आपको कुछ दिमाग ही नहीं है, आपको कुछ समझ ही नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट की। मान लो इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, लेकिन तो भी आप ऑडिट प्रोग्राम को देख के ऑडिट परफॉर्म करे जा रहे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर आपको उस पार्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या ऑडिट करोगे? तो द वर्क मे बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम मे बी कैरिड आउट। कुछ प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स ऐसे रहेंगे जो कैरी आउट हो रहे हैं, मतलब चल रहा है, ऑडिट हो रहा है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस चीज की कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो हम पार्ट का ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है टोटल ऑडिट स्कीम में। द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉलोइंग सेट ग्रुप्स, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको देख के उसको फॉलो करके आप प्रोग्राम करे जा रहे हो, ठीक है। इसके लिए प्रोग्राम रिजिड हो जाता है और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। द बिजनेस में चेंज इन इट्स ऑपरेशन ऑफ कंडक्ट, हो सकता है क्लाइंट का बिजनेस चेंज हो जाए, क्लाइंट का बिजनेस ऑपरेशन चेंज हो जाए, ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाए, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाए, करेक्ट है। बट ओल्ड प्रोग्राम में स्टिल बी कैरीड आउट, लेकिन पुराना प्रोग्राम चले जा रहा है। ये डिसएडवांटेज है ना। अगर क्लाइंट का बिजनेस ऑपरेशन चेंज होता है तो करस्पॉन्डिंगली उसका प्रोग्राम भी चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना है, ठीक है। चेंजेस इन स्टाफ मे रेंडर प्रिकॉशन नेसेसरी एट पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली डिसाइडेड। अगर क्लाइंट का स्टाफ चेंज हो गया तो भी दिक्कत है, लेकिन हम करे जा रहे हैं। जो नया स्टाफ आया उससे हम नई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या पढ़ा कि वर्क मे बिकम मैकेनिकल एंड सम पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स मे बी कैरिड आउट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या पढ़ा? द प्रोग्राम मे बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तीसरा, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स, जो असिस्टेंट इनएफिशिएंट है, जिनको वैसे भी काम करने की इच्छा नहीं है, बैठे हैं, ठीक है, मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम के पीछे छुप सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसा प्रोग्राम में बोला था मैंने वैसे ही कर लिया। दैट इज डिफेंड डेफिशिएंसीज इन देयर वर्क, खुद के वर्क की डेफिशिएंसीज को वो डिफेंड करेंगे इस ग्राउंड पे कि कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इस मैटर में प्रोग्राम में दिया ही नहीं था। प्रोग्राम ने बोला ही नहीं था कि स्टेपलर भी चेक करना है, तो मैंने चेक नहीं किया। अरे भाई ये क्या बात हुई? खुद का दिमाग है नहीं है। इनएफिशिएंट जो असिस्टेंट है वो प्रोग्राम के पीछे छुप सकते हैं। A hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistant. एक हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम जो जिनको एक्चुअली काम करना है उन असिस्टेंट्स के इनिशिएटिव को वो किल कर देगा। फिर वो भी सोचेगा कि चलो ठीक है यार, मैं भी क्या ही करूँ, प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करती हूँ। All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of the work carried out on by the assistant. The auditor must have a receptive attitude as regards the assistants. The assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor or principal. इसी के लिए ये डिसएडवांटेजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम जो असिस्टेंट का सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वो उनको बोल सकता है कि मेरे पास में आओ सिग्निफिकेंट मैटर लेके, मैं उस पर डेफिनेटली एक्शन लूंगा। उनको एंकरेज करो कि नहीं तुम प्रोग्राम में लिखा है ठीक है, लेकिन तुम उसके बाहर भी अगर तुम्हें कुछ लगता है तो तुम चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19, Messrs TP and Company, a firm of chartered accountants, has been conducting audit of KSR Limited since last 4 years. KSR Limited has diversified their business into newer areas during the last year. ठीक है, the senior member of the audit team handed over the standard audit program of earlier years to the audit assistant and instructed them to follow the same. Assistants are conducting the audits accordingly. Whether the attitude of audit assistant is justified, guide them. वही ऑडिट प्रोग्राम को लेके काम चालू है, क्लाइंट ने अपने सारे ऑपरेशन चेंज कर दिया है, ऐसा हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऊपर देख रखा है। इन द गिवन सिचुएशन द सीनियर मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम हैंडेड ओवर द स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अर्लियर ईयर्स टू द ऑडिट असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट का ओपन माइंड होना चाहिए। ठीक है, ओपन माइंड एज फॉलोज, टू स्टार्ट विद एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बिजनेस and the dependability of the internal control and the given scope of work should frame a program which should aim at providing for minimum essential work which may be termed as a standard program. सबसे पहला तो ये बात है कि ऑडिटर को
ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस के नेचर और साइज को देखते हुए, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेबिलिटी देखते हुए, और जो ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क है वो देखते हुए, तीन चीज, एक स्कोप ऑफ वर्क, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर क्या डिपेंडेबिलिटी है, और क्लाइंट के बिजनेस का नेचर और साइज क्या है, ये तीनों चीज को देखते हुए उसको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें मिनिमम एसेंशियल वर्क लिखा होना चाहिए कि मिनिमम ये काम तो करना ही है, जिसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम. As experience is gained by actually carrying out the work, program may be altered to take care of situation which were left out originally. ठीक है, अब प्रोग्राम तो बन गया, काम चालू हो गया, लेकिन काम करते करते अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है. अब वो एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि हमें ऑडिट प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको करने चाहिए. ठीक है. सिमिलरली, इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी, इट मे बी ड्रॉप्ड. अगर कोई काम आपको लगता है कि यार ये अननेसेसरी है, प्रोग्राम में लिखा है लेकिन बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो उसको ड्रॉप कर देंगे. द असिस्टेंट्स एंगेज इन द जॉब शुड बी एंकरेज टू कीप ओपन माइंड. जो असिस्टेंट काम पे है उनको हर बार एंकरेज करा जाना चाहिए कि तुम एक ओपन माइंड रखो बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम. जो आपको प्रोग्राम दिया है उसके बाहर सोचो. ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स कमिंग टू हिज नोटिस. उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके ध्यान में आ रहे हैं उसको वो डॉक्यूमेंट करके रखे और उसे अपने सीनियर को बताए, पार्टनर को बताए, प्रोप्राइटर को बताए. ठीक है, जो ऑडिट में है. Thus, the attitude of the assistant of TP and company is not justified. They should keep an open mind and go beyond the program to take care of newer areas of business of KCR Limited. उनको बियॉन्ड प्रोग्राम जाके सोचना चाहिए था कि यार ये नया लाइन ऑफ सेगमेंट ऐड हुआ है इसके बिजनेस में, इसके लिए हमें प्रोग्राम को चेंज करना होगा. क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का. इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, द ऑडिटर शैल अमॉन्ग अदर कंसिडरेशंस ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform. ठीक है, इन द एंगेजमेंट एक्सप्लेन दोस कंसिडरेशंस इन डिटेल. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑडिटर को कुछ कंसिडरेशंस ध्यान में रखने हैं जब वो देख रहा है कि उसको किस नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट की रिसोर्सेज लगेगी. ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे? इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप. पहले तो एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक उसको आइडेंटिफाई करना है. असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द एनटीई ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर. ठीक है, उसको देखना है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ऊपर देखा है कुछ एग्जांपल जिसमें आप समझोगे कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है. करेक्ट है, उसके लिए हमने देखा कि क्लाइंट से अपने को मीटिंग्स करनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स करनी है, ऑडिट वर्क एक्सप्लेन करना है, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग लेना है. करेक्ट है, ठीक है. Consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's efforts. कौन से फैक्टर्स है जो ऑडिटर के जजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में? तो अभी तक हमने तीन चीज क्या पढ़ी कि हमको क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज देखने चाहिए. ठीक है, उसके लिए क्या कंसिडरेशन दिमाग में रखना है? पहला, एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. दूसरा, कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है. तीसरा, कि ऑडिटर के जजमेंट में क्या फैक्टर सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्ट करने के लिए. चौथा, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रेलेवेंट. आपको दो चीज कंसीडर करना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट कंसीडर करना है, और अगर एंगेजमेंट पार्टनर ने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए दूसरे कोई एंगेजमेंट परफॉर्म कर रखे हो अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा कोई एंगेजमेंट परफॉर्म कर रखा हो, तो उस एंगेजमेंट से मिली हुई नॉलेज क्या उसको काम आ सकती है क्या. एंड असर्टन द एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. और क्या रिसोर्सेज जरूरी है एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो आपको असर्टन करना है. ठीक है, ये क्या आंसर है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करते वक्त ऑडिटर को क्या 5 चीजें ध्यान में रखनी. करेक्ट है, राइट. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख देना, हमने जैसा क्वेश्चन ऊपर भी देखा है. इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 आपका खत्म होता है. चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे.